नमस्कार दर्शकों स्वागत है आपका आज के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय रहेगा मिट्टी का परीक्षण। और दर्शकों, इसी विषय में अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जो विशेष मेहमान हैं वे हैं डॉक्टर संजीव कुमार जी, जो विषय विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र ऊना में, और साथ में ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं HPCDP JICA फेज़ 2 प्रोजेक्ट के। तो सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सर, जैसे हम मृदा की बात कर रहे हैं और मिट्टी के परीक्षण की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में बताएं कि ये क्यों करना चाहिए और इसकी क्या उद्देश्य रहते हैं, क्यों किया जाता है बेसिकली। जी। मृदा परीक्षण की क्या आवश्यकता है? जिस तरह से हम लोग हैं, मनुष्य हैं, हमें विभिन्न तरह के खनिज तत्व चाहिए होते हैं। वसा चाहिए होती है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, जैसे डॉक्टर रेकमेंड करते हैं हमारे जो बॉडी की ग्रोथ के लिए। उसी तरह से जो हमारे पौधे हैं उन्हें भी खनिज तत्व और दूसरे जो सूक्ष्म तत्व होते हैं वो चाहिए होते हैं उनकी बढ़वार के लिए, कि वो किस तरह से ग्रोथ लेंगे, क्योंकि वो भी कोशिकाओं से बने होते हैं, प्लांट्स लिविंग होते हैं, इसीलिए उनको इसकी आवश्यकता होती है मिट्टी परीक्षण की। तो सर, ये तो परीक्षण की बात रही, पर अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो किस किस तरह की जो मिट्टियां हैं या मृदाएं हैं जो पाई जाती हैं हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं हिमाचल प्रदेश में। तो आप कौन सी मुख्य तरह की मिट्टियों की बात करते हैं हिमाचल के संदर्भ में? जी, मिट्टी की जो प्रकार है वो, क्योंकि हिमाचल 4 जोन में डिवाइड की, जो एग्रो क्लाइमेटिकल जोन है वो 4 जोन है। तो काफ़ी जो हिली एरिया भी आता है इसमें, पहाड़ी क्षेत्र है, और इसके अलावा हमारा मध्य जो पर्वतीय क्षेत्र है वो भी आते हैं, और जो प्लेन्स भी आते हैं, उन्ना जो कांगड़ा वगैरह जो पड़ता है, उनके जो प्लेन जो एरिया क्षेत्र पड़ते हैं। तो बड़ा विभिन्नता है मिट्टी के प्रकार में, क्योंकि जो ऊना वाला क्षेत्र है वहाँ पर हमें जो सैंड जो हमारी जो रेतीली मिट्टी होती है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा उसमें आती है। और जो हमारी जैसे कांगड़ा का पालमपुर का क्षेत्र है वहाँ पर क्लेई सॉइल है ज़्यादा, जो जिसमें कि हमारा जो ऑर्गेनिक जो तत्व है वो बड़ा ही कम है, ऑर्गेनिक मैटर जो है कम है, और उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी बड़ी ज़्यादा है। अगर वो एक बार हम उसकी सिंचाई करते हैं तो वो गीली ही रह जाती है, काफ़ी दिन तक वो गीली रहती है, और हम जब चलते हैं तो हमारे कपड़ों के साथ भी चिपकती है। लेकिन जो ऊना वाला जो निचले क्षेत्र है, रेतीली जो ज़मीन है, वहाँ की जो रेतीली प्रकार की जो मिट्टी है, वो पानी वहाँ पर आप देंगे तो वो उसकी सॉइल रिटेंशन, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है जो उसकी बड़ी कम है, तो वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा है, उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, और बार बार इरिगेशन हमें करनी पड़ेगी। तो उसी जो बेस पे हमारी जो फसलें लगती है वो भी विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। तो सर, जैसे हम यही देख रहे हैं कि मृदाएं जो है विभिन्न प्रकार की हैं, तो जब हम पोषक तत्वों की बात करते हैं, क्योंकि मिट्टी की जांच में हम बेसिकली तो ये देख रहे हैं कि पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो हम पोषक तत्वों की बात करें तो सर उसमें भी भिन्नता रहती है मृदाओं के हिसाब से, या एक ही तरह के कुछ पाए जाते हैं? जी, जो हमारा अगर हम बात करें तो जब हम सॉइल मिट्टी का जो टेस्टिंग करते हैं, अगर हम उसका प्रोफाइल देखें, अगर हम उसको साइड से कट मारें एक तरह से, तो लगभग हम 5 फीट तक उसकी स्टडी कर सकते हैं, करते हैं, मतलब ज़्यादातर हम 150 सेंटीमीटर तक उसकी स्टडी करते हैं। तो उसमें अलग अलग प्रोफाइल है, 6-7 तरह की मिट्टी उसमें आती है। सबसे ऊपर ह्यूमस आती है, जो कि हमारा जैसे हमारे गले सड़ा जो पत्ते होते हैं, जो पदार्थ होता है वो ऊपर ही रहता है। उसके नीचे जो होता है हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर जो कन्वर्ट हो चुका होता है काले रंग का, वो पाया जाता है अधिक मात्रा में। और उसमें उसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रोफाइल, जो सेकंड प्रोफाइल है, उसकी कैपेसिटी ये होती है कि उससे लीच आउट हो चुका होता है। जो हमारा जो फर्टिलाइज़र है जैसे नाइट्रोजन है, तो वो लीच आउट का मतलब वो नीचे ही थर्ड प्रोफाइल में चला जाता है। तो इस तरह से अलग अलग जो हमारे जो प्रोफाइल के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो पोषक तत्व भी अलग अलग होते हैं सभी प्रकार। हाँ जी, और सिलिका जो थर्ड जो हमारा प्रोफाइल है उसमें से सिलिका लीच आउट हो जाता है नीचे की तरफ। जी, तो सर हम देखते हैं कि जैसे हाल ही के समय में या पिछले कुछ दशकों की बात करें तो हम देखते हैं कि मृदा के स्वास्थ्य की बात हम करते हैं और उसमें गिरावट देखी जाती है। तो सर वो गिरावट की अगर हम बात करें तो क्या क्या मुख्य कारण है उसके स्वास्थ्य की गिरावट में?
जी, जो हम लोग क्या कर रहे हैं कि बड़ी काफ़ी पुराने समय से जो किसान है वो बार बार विभिन्न तरह की फसलें लगा रहा है जी। तो जैसे हम एक फसल लगाते हैं उसके बाद दूसरी फसल, बार बार मिट्टी का हम दोहन कर रहे हैं एक तरह से। और कितनी मिट्टी को आवश्यकता है प्लांट ने, एक बार प्लांट अगर हम जैसे ऑयली जो क्रॉप्स है, दलहनी जो हमारी जो दूसरी फसलें हैं जो जैसे हमारी ऑयली जो क्रॉप्स, सरसों वगैरह होगी, हमारी सूरजमुखी होगी या तिल है, तो इस फसल की ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि वो सल्फ़र को ज़्यादा ऑब्जॉर्व करती है। सल्फ़र जो एक हमारा गौण तत्व है तो उसको ऑब्जॉर्व करती है और किसान को पता नहीं लगेगा कि सल्फ़र की कमी हो गई है, वो यूरिया पे ही जोर डालेगा। जी, तो इस तरह से अलग अलग फसलें जब हम लगाते हैं तो मिट्टी का शोषण हो चुका होता है। जिस तरह से स्वस्थ माँ चाहिए होती है स्वस्थ बच्चे के लिए, उसी तरह से हमारी मिट्टी भी स्वस्थ होनी चाहिए, उसमें सभी तरह के तत्व होने चाहिए। तो तत्व भी कई तरह के हैं जो उसमें मौजूद। जैसे हम तत्वों की बात कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन कौन से हैं मृदा के अंदर, और इनकी अगर हम पैदावार की बात करें, जो भी हम क्रॉप्स उगा रहे हैं तो उनकी पैदावार बढ़ाने या घटाने में इनका क्या योगदान रहता है? जी, जो मुख्य तौर पर हम तत्वों को 4 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आते हैं जो हवा और पानी से ही मिल जाता है पौधों को, कार्बन भी, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। उसके अलावा फिर हमारे जो NPK हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटाश है, ये जो है मुख्य तत्व है जो सबसे ज़्यादा किसान भी इन्हीं को सबसे ज़्यादा जानते हैं। अब धीरे धीरे किसान थोड़ा जागरूक हो रहा है और दूसरे तत्व होते हैं जैसे मनुष्य को चाहिए होता है विटामिन्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो किसान भी अब जागरूक हो चुका है। तो मुख्य तत्व NPK है, नाइट्रोजन कितनी मात्रा में चाहिए, उसके लिए कौन सी खाद डालनी चाहिए, किस मात्रा में डालनी चाहिए, वो कैलकुलेशन सारी, जैसे 12-32-16 है, 12-32-16 यानी कि 12% जो है वो नाइट्रोजन मिलता है, उससे 32% जो है पोटाश और फॉस्फोरस और पोटाश जो 16% मिलता है। तो इसी तरह से कैन से 25% मिलता है, यूरिया से 49% है। और उसके अलावा हमारे गौण तत्व है जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फ़र है, ये भी बड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं। ये NPK के साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो सल्फ़र है, ये भी मुख्य तौर पर जो 6 तत्व है हमारी फसलों को बढ़वार के लिए, ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही तत्व चाहिए, कुछ सूक्ष्म तत्व है जैसे कि हमारा बोरोन है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, आयरन है, कोबाल्ट है, कॉपर है, मैंगनीज़ है। इस तरह से हमारे टोटल मिला के जो हमारे कुल जो है वो 16 तत्व है जो पौधों की बढ़वार के लिए चाहिए होते हैं। हर तत्व अपना अपना काम करता है अपने पौधे की कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए। हर तत्व का अलग अलग योगदान है और पौधा स्वस्थ तभी होगा जब इन तत्वों की भरपूर मात्रा मिट्टी में मौजूद होगी। जी, और जाहिर तौर पे बात है सर कि मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहना चाहिए, तभी आपकी जो पैदावार है वो आपको प्रॉपर मिलेगी और पौधे भी उसमें अच्छे से ग्रो करेंगे। तो सर उसके बाद हम देखते हैं कि परीक्षण जो है आप रेकमेंड करते हैं, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट ये कहते हैं कि परीक्षण करनी चाहिए मृदा का। तो सर ये कब कब करना चाहिए और किस किस अंतराल पे करते हैं, क्योंकि किसानों को कई बार पता भी नहीं होता कि कब उनकी मृदा में जो पोषक तत्व है वो कम हो गए या ज़्यादा हो गए, तो क्या समय रहता है सर, कब कब करनी चाहिए? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका कि जो परीक्षण है कब करना चाहिए जी। क्योंकि हम फसल लगने, अगर हमने फसल लगा दी है तो परीक्षण नहीं कर सकते क्योंकि उस वक्त हम खाद दे चुके होते हैं, तो वो मात्रा भी उसमें आ जाएगी नमूने में। इसलिए हमें जो नमूना लेने की जो सबसे उपयुक्त जो समय है वो है, हमारे 2 समय हैं पूरे वर्ष में। जैसे हमारी रबी फसल लगने वाली होती है नवंबर में, अक्टूबर अंत में हमारी, और कटाई होती है हमारी, मक्की की कटाई हो जाती है हमारी सितंबर में। तो मक्की की कटाई के पश्चात और रबी फसल की बुआई से जो बीच में जो गैप होता है, उस वक्त हम कभी भी मिट्टी का नमूना ले सकते हैं जी। पर हमें चाहिए कि जैसे ही फसल कटती है मक्की की तो हम फटाफट से ही मिट्टी का नमूना ले लें ताकि उसका महीने के अंतर अगली फसल लगने से पहले हमारे पास रिजल्ट भी आ जाए जी।
जो हम सोयल हेल्थ कार्ड बिजाई जो है उसके बाद ताकि वो जो उसकी जो सिफारिशें होंगी वो उसमें किसान लागू कर सके, कितनी मात्रा में हमने जैसे गेहूं लगानी है तो उसमें कितनी मात्रा में हमने खाद देनी है। तो रबी फसल लगाने से पहले हम नमूना ले सकते हैं। दूसरा जो समय है वो खरीफ फसल जब लगती है, जून में मक्की की फसल लगती है, तो उससे पहले हमारी कटाई हो जाती है मार्च और अप्रैल में गेहूं की, तो उस समय भी हम सैंपल ले सकते हैं, नमूना ले सकते हैं। मतलब आजकल का समय जो है वो उपयुक्त है। जी जी, आजकल पे कनक काटी जा रही है जी किसानों के बाद। इसके अलावा अगर किसी कारणवश किसान अगर नमूना नहीं ले पाता है और उसे लगता है कि कोई कमी है खेत में, तो मेरे को नमूना चाहिए, मैंने रिकमेंडेशन देनी है किस मात्रा में कुछ कमी आ रही पौधे में, तो किस वजह से आ रही है, तो वो नमूना ले सकता है। पर उसमें नमूना लेने का जो कतारें हैं, 2 कतारें हैं, उसके बीच में से ही नमूना लेना चाहिए। जी, हम उसी पे आ रहे थे सर कि जैसे नमूने की आपने बात की कि सैंपल कैसे लेना है, तो वो किसान खुद भी ले सकता है सर, और अगर ले सकता है तो कैसे लेना चाहिए उसको? जी, नमूना लेने के लिए बड़ा सरल सा तरीका है, प्रक्रिया है। अगर किसान ने खुद नमूना लेना है तो आजकल तो ऑगर आ रहे, ऑगर नाम का एक उपकरण आता है जिससे कि किसान नमूना ले सकता है। अगर ऑगर नहीं है आपके पास, किसान के पास ऑगर नहीं है, तो एक खुरपी आती है हमारे पास, एक सिंपल सी खुरपी होती है, उससे हम नमूना ले सकते हैं। तो क्या करना है किसान भाइयों ने कि सबसे पहले जो जहाँ से नमूना लेना है, जिस खेत से नमूना लेना है, उस खेत में खेत की पहचान कर लें कि कहाँ से खेत का रंग है, बनावट है, या उसका ऊपर वाला है, नीचे वाला खेत है, तो उसका चयन कर ले कि कहाँ से नमूना लेना है, ताकि रैंडमाइजेशन हो जाए कि पूरा नमूना आ जाए। अगर किसी किसान के पास बड़े खेत हैं, 10 हेक्टेयर का जगह है, उसके पास क्षेत्र है, तो उसको कितने सैंपल लेने हैं, कितने नमूने लेने हैं वहाँ से, ताकि वो उसका एक कंपोजिट सैंपल बन सके, कंपोजिट नमूना बन सके। तो किसान को क्या करना है कि सबसे पहले जहाँ जहाँ से नमूना लेना है 4-5 जगह वो चयन कर ले, और वहाँ पर निशान लगा दे, कोई लकड़ी से या कोई बड़ा पत्थर रख दे, ताकि उसको याद रहे कि यहाँ से मैंने नमूना लिया था, इस खेत से नमूना लिया था। तो सबसे पहले उस जगह की सफाई करनी है। अगर वहाँ घास फूस है तो घास फूस को हटा देना है, लकड़ी पत्थरी कुछ भी पड़ा हो तो उसको सफाई कर लेनी है ऊपर, ताकि वो उसमें मिक्स ना हो सके। फिर क्या करना है कि खुरपी से वी शेप आता है, विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री, इस तरह से वी जो बनावट बनती है, जो गड्ढा हम करेंगे खुरपी से, वी शेप में खुरपी से मिट्टी निकाल देनी है और वी आकार का गड्ढा बन जाएगा। वी आकार का गड्ढा जो बन जाएगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किसान भाइयों को जब गड्ढा करेंगे कि क्या करते हैं कि वो जो गड्ढा बनता है उसी का सैंपल ले लेते हैं। वो चीज़ नहीं करनी है। किसान भाइयों को चाहिए कि ये जो 45 डिग्री में जो एंगल बना है, जो परत बनी है, उससे 1 उंगल मोटी जो परत निकालनी है मिट्टी की इस साइड से और दोनों साइड से, उसका 2 किलो का सैंपल ले लेना, 2 किलो नमूना ले लेना है जी। और जो बीच वाली मिट्टी वो पहले ही निकाल के फेंक देनी है जी, वो नहीं भरनी है मिट्टी के नमूने के तौर पर जी। तो 1 उंगली मोटी, 1 इंच मोटी जो परत निकाल के दोनों तरफ से क्या करना है कि कोई साफ़ जगह में ले जानी है 2 किलो मिट्टी का नमूना, और उसके 4 भाग करने हैं, बराबर 4 भाग करने हैं, और 4 भाग में से 2 भाग चुन लेने हैं, 2 भाग छोड़ देने हैं। जो 2 भाग छोड़ने हैं वो मिट्टी फेंक देनी है, और जो 2 भाग बचे हैं उसका फिर से ढेर लगाना है, उसके फिर से 4 भाग करने हैं, और 2 भाग चुनने हैं, 2 भाग छोड़ देने हैं जी, ताकि वो एक कंपोजिट नमूना बन सके। और ये प्रक्रिया तब तक करनी जब तक कि वो सैंपल आधा किलो ना बच जाए, उसका जो टोटल जो वेट है वो आधा किलो बच जाए। आधा किलो वेट जब उसका बच जाएगा तो उसको एक सूतली या किसी कपड़े की थैली में भर दें, और उसमें एक पर्ची डाल दें जिसमें कि अपना नाम, किसान का नाम, एड्रेस उसका पूरा, खेत का नाम, जैसे कोई आम वाला खेत है, या कोई घर के पास वाला खेत है, या कोई
कूल के पास वाला खेत है, इस तरह से मतलब उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको पता होना चाहिए कि कौन सा खेत से मैंने नमूना लिया है। और उसमें जो है नाम आ गया, और पेंसिल से लिखना है ताकि वो अगर मिट्टी थोड़ी बहुत गीली हो तो पेन से वो मिट जाएगा, इसलिए पेंसिल से उसको लिखना है। और पूरी जानकारी उसमें लिखने के पश्चात कौन सी फसल किसान ने लगानी है, किसके लिए उसको रिकमेंडेशन सिफारिशें चाहिए, तो वो फसल का नाम उसमें पर्ची में लिख के उस बैग में डाल दें। और खंड स्तर पर जो हमारी अधिकारी है, कृषि प्रसार अधिकारी है या एडीओ है या एसएमएस है, तो उनको ऑफिस में जाके जमा करवा दे सैंपल, या फिर हमारी जो प्रयोगशालाएं हैं डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर वो नमूना जमा करवा दे। और जी तो सर, जैसे हम मिट्टी की उर्वरता की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें पोषक तत्वों का महत्व है उसके लिए, तो सर जो उर्वरता में हम देखते हैं कि एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन करते हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, तो उसके क्या महत्व है सर उसके लिए, उर्वरता के लिए, और क्या उसके उद्देश्य हैं, क्यों किया जाता है? जी, आईएनएम एक बड़ा सब्जेक्ट आजकल चला हुआ है जी। तो आईएनएम का एक सारांश में बताऊंगा मैं कि आईएनएम में इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, तो इसमें ऐसा होता है कि इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो एनपीके जो हमारे जो मुख्य तत्व है सिर्फ उसी पे ध्यान ना दें, और जो दूसरे हमारे सूक्ष्म तत्व है या कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है, गौण तत्व है, उन पे भी ध्यान दें कि उनकी वजह से क्या कमी हो रही है। और जो ऑप्टिमम लेवल जो है प्रोडक्टिविटी के लिए, पैदावार के लिए जो चाहिए, फर्टिलिटी हमने सस्टेन करनी है, टिकाऊ बनानी है खेत में, जो एक पैदावार लेने के लिए ऑप्टिमम लेवल जो है फर्टिलिटी का हम मेंटेन करें कि कितनी फर्टिलिटी खेत में होनी चाहिए। तो वो किसी भी तरीके से हो सकती है, आप उसमें एनपीके डालें, मुख्य तत्व, सूक्ष्म तत्व डालें, या हमारे ऑर्गेनिक जो खाद है वो डालें, या दूसरे बायो फर्टिलाइज़र है, इस तरह से किसी भी तरह से हमने एक मतलब एक ब्रॉड जो हमने एस्पेक्ट लेना है इसको फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, पैदावार को बढ़ाने के लिए। जी तो सर, जैसे हम मिट्टी की जांच करते हैं और एक कार्ड बनता है, सॉइल हेल्थ कार्ड बनता है, तो उसमें सर हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, किसान को क्या क्या पता चलेगा उसमें, और किस तरह से आप उसे मतलब बताते हैं किसान को? जी, मैं चाहूँगा कि कार्ड दिखाया जाए किसान भाइयों को, जो विभाग मुहैया करवा रहा है सिफारिश देने के लिए। तो सबसे पहले तो इसमें जो कार्ड में जो विवरण होता है वो किसान का, जो मैंने बताया कि पर्ची उसमें डाली होती है, उसका विवरण आ जाता है। उसके बाद जो पीएच जो है, सबसे महत्वपूर्ण एक पीएच भी फैक्टर है जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर आपकी एसिडिक सॉइल है, एसिडिक मिट्टी है, जो मिट्टी की अम्लता और क्षारिता, अगर एसिडिक सॉइल है या अल्कलाइन सॉइल है, तो आप जितना मर्जी फर्टिलाइज़र डालते जाएंगे तो वो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, पौधों को वो उपलब्ध ही नहीं होगा, है ना जी। तो अगर एसिडिक सॉइल है, यानी कि एसिडिक सॉइल का मतलब है कि उसका पीएच मान जो है वो 7 से नीचे आता है अगर, तो वो एसिडिक है। तो ज़्यादातर है नहीं एसिडिक सॉइल हिमाचल में, पर जैसे ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्र है, जैसे पालमपुर है और वहाँ पर क्लेई सॉइल है, वहाँ एसिडिक सॉइल पाई जाती है। तो उसको किस तरह से हमने मैनेजमेंट करना है, उसका प्रबंधन करना है, तो एसिडिक सॉइल के लिए हम उसमें जो क्विक लाइम है, चूना है जो, वो डाल के उसका प्रबंधन कर सकते हैं। और इसी तरह से जो 7 से ऊपर जो अगर पीएच मान आता है तो उसको क्षारीय मिट्टी बोलते हैं, वो थोड़ा कम होता है करनाल साइड या दूसरे चंडीगढ़ से पीछे रोपड़ साइड जो क्षेत्र पड़ता है, वो कुछ क्षेत्र आते हैं इसमें। तो उसको अमेंड करने के लिए हम एल्युमिनियम सल्फेट डालते हैं, जिससे कि उसकी अम्लता जो है वो प्रबंधन हो जाता है और न्यूट्रलाइज हो जाती है वो। और तो
जी सर, तो जैसे हम सर उर्वरता की बात भी करते हैं, आज के समय में काफ़ी जो है प्राकृतिक खेती के ऊपर बल दिया जाता है और बहुत सारी इस तरह की हम बातें सुनते हैं कि FYM फार्म यार्ड मैन्योर डाला जाए और जी जी गोबर और जीवामृत तरह इस तरह की चीज़ें। तो सर ये कितनी फ़ायदेमंद है? अगर हम पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो क्या इसके साथ हमें केमिकल फर्टिलाइज़र भी डालने ज़रूरी हैं या फिर जो ऑर्गेनिक मैन्योर है उससे काम हो जाता है? जी। देखिए, हमारे जो पुराने समय में हमारे सिर्फ गोबर जी की खाद से ही काम चल जाता था, जी क्योंकि गोबर की खाद में सारे तत्व मौजूद रहते हैं। जी लेकिन अब क्या हो गया कि पहले जो कृषि जो पद्धति थी वो कुछ अलग थी, जी कि एक फसल लेते थे, उसके बाद फैलो लैंड जो जी खाली खेत छोड़ते थे, जी ताकि वो मिट्टी को भी समय देते थे कि उसकी जी उर्वरता दोबारा अपने से आप बन बन जाए। जी उसमें गले सड़े पत्ते वगैरह मिलते थे, तो एक सीजन वो छोड़ देते थे जी या 2 सीजन छोड़ देते थे, दूसरे खेत में वो खेती करते थे। जी तो वो एक नेचुरल उन्होंने तरीका अपनाया हुआ था, उसको प्राकृतिक बोल सकते हैं हम। जी लेकिन अब क्या है कि प्रोडक्ट पैदावार को बढ़ाना है, जी हमने और क्वालिटी जनसंख्या और वृद्धि भी क्वांटिटी। हो रही है सर। जी जी। जी हमें जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो पैदावार की जो डिमांड है जो वो भी बढ़ गई है। जी तो इसके लिए हम अब रबी सीजन, खरीफ सीजन 2 फसलें, उसके अलावा हमारे जैसे उन्ना में है हम जेड क्रॉप लेते हैं, जी इसकी आलू की फसल लेते हैं हम, जो मक्की के बाद जो 2 महीने की फसल लेते हैं, जी 2 महीने में ही फसल वो तैयार हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम 3-3 फसलें, 4-4 फसलें उसी मिट्टी से ले रहे हैं, तो हमें सिर्फ गोबर की खाद पे ही डिपेंड नहीं रह सकते, निर्भर नहीं रह सकते हैं। तो हमें उसके लिए उतनी ही मात्रा में NPK और रासायनिक खादें भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जी लेकिन उसको किस तरह से संतुलित मात्रा में किस तरह जी से उपयोग करना है, साथ में गोबर की मात्रा भी हमें चाहिए। जैसे गेहूं में 120, 60 और 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से रिकमेंडेशन देते हैं हमारे वैज्ञानिक, गेहूं की फसल में पर हेक्टेयर। तो 15 टन खाद हम पर हेक्टेयर हम गोबर की खाद भी हमें डालनी पड़ती है उसके, जी ताकि जो गोबर की खाद का अपना महत्व है। गोबर की खाद क्या करती है कि जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, जो पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी है सॉइल की, वो गोबर की खाद से ही आएगी। पोरोसिटी बढ़ेगी, उसमें ऑक्सीजन पोरोसिटी बढ़ेगी, तो उसमें जो पोर्स होंगे, जो छिद्र होंगे, वो भी बढ़ जाएंगे जी और वो सांस लेने लगेगी, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी जी मिट्टी में। जी। तो सर जैसे आपने सूक्ष्म तत्व बताए और गौण तत्व बताए और एक मुख्य तत्व बताए, तो हम सूक्ष्म तत्वों की जब हम बात करें तो इससे सर कौन कौन सी फसलें हैं जिसमें हानि देखी जाती है और लार्ज स्केल पर जो है हानि होती है? जी, ज़्यादातर हमारे किसान क्या करते हैं कि कुछ कमी आएगी खेत में तो यूरिया का छिड़काव कर देंगे, कि पीले, अगर पत्ते पीले पड़ने लगेंगे तो यूरिया जो जी नाइट्रोजन जिससे मिलता है हमें, तो क्योंकि वो एकदम उपलब्ध होता है और उससे बढ़वार भी ज़्यादा हो जाती है पौधे की। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार जो येलोइंग है, जो पीलापन है पत्तों में, वो बीमारी के साथ भी हम, जैसे पीला रतुआ है जी उसके साथ भी वो मिक्स कर देते हैं। पीला रतुआ एक अलग बीमारी है, उसका खाद के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, जी तो उसका भी किसानों को पता होना चाहिए। सूक्ष्म तत्व है हमारे, जैसे आयरन है, मैंगनीज़ है, जिंक है, उसकी वजह से भी पत्तों में पीलापन आता है। जी लेकिन वो उसके जो लक्षण है वो अलग है। जैसे नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है कि जो नए पत्ते होते हैं वो पौधे के ऊपर वाले जो पत्ते होते हैं वही पीले पड़ने शुरू होते हैं। जी और जिंक में क्या होता है, मैंगनीज़ और जिंक में होता है कि जो उसकी पत्ते की जो वेन्स बोलते हैं, जो बीच में वेन्स पड़ती है, उसमें जो शिराएँ होती हैं, जी उसके बीच में वो पीला पड़ना शुरू होता है और शिराएँ हरी रह जाती है, जी तो एक चकते चकते जैसे पड़ जाते हैं पीले रंग के। तो बड़ा ही सरल सा लक्षण आ जाता है कि नाइट्रोजन को हम डिफ्रेंशिएट कर सकें दूसरे तत्वों से। और जैसे कि आपने बोला कि कौन कौन सी बीमारियां या क्या क्या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोल सकते हैं हम, बीमारी तो नहीं, डिसऑर्डर जो बोल सकते हैं हम। तो जैसे हमारा मॉलिबिडनम है, सूक्ष्म तत्व है, मॉलिबिडनम से भिपटेल डिजीज़ होती है, डिसऑर्डर होता है हमारा गोभी की फसल में। उसमें क्या होता है कि पौधा छोटा ही रह जाता है, बौने आकार का रह जाता है, जो इंटरनोडल जो ग्रोथ होती है
वो नहीं बढ़ती है, स्टंटेड ग्रोथ होती है और पूंछ के आकार का पत्ते हो जाते हैं वो, और उसमें उसको बिपटेल नाम देते हैं। मोलिब्डेनम की कमी से वो होती है। इसी तरह हमारा जो कैल्शियम है, कैल्शियम जो कि गौण तत्व है, उससे क्या होता है कि टमाटर में काले रंग के चक्राकार जैसे धब्बे पड़ जाते हैं, जो कि बाद में उसमें दूसरी जो फंगस है, हमारी फफूंद है, वो भी जगह ले लेती है और बीमारी का रूप धारण कर लेती है। इस तरह से बोरॉन है, बोरॉन की कमी से गोभी में क्या होता है कि जो अंदर की जो तना होता है वो खोखला रह जाता है और धीरे धीरे वो काला पड़ जाता है और उसमें पानी भर जाता है। इस तरह से अलग अलग तत्व है। हमारे दूसरे जिंक है, उसकी वजह से हमारे जो येलोइंग हो जाती है, पीलापन हो जाता है पौधों में। जी तो सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी आज हमारे किसान दर्शकों को, तो और आप हमारे स्टूडियो में आए सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपसे मिलेंगे इसी कार्यक्रम के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।